यूनिवर्सिटी कॉलेज तल अल हवा में जहां कल कई इजरायली सैनिक मारे गए थे, 13 से ऊपर, आज वहां फिर फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस ने स्ट्राइक की। और ये जो स्ट्राइक हुई है, ये एक और स्ट्राइक जो अल जैतून में हुई, और अल जैतून में जिसमें 2 बड़े इजरायली ऑफिसर्स मारे गए। 2 बड़े इजरायली ऑफिसर्स अल जैतून में मारे गए। यूनिवर्सिटी कॉलेज में जो कल 13 इजरायली जो हताहत हुए थे, आज फिर 10 इजरायली उसी जगह हताहत हुए हैं। बार बार उसके कब्जे की लड़ाई चल रही है। अमरीश मेहरा स्पीकर साहब का स्वागत है। देखिए, जो पूरी स्थिति पूरी दुनिया की है इस समय, एंथनी ब्लिंकन यूएस के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जब वो दौरा करते हैं इजराइल का, मिडिल ईस्ट का, तब तक बड़ा कत्लेआम होता है। एंथनी ब्लिंकन ने जो पिछला दौरा है अपना, वो रद्द कर दिया था, ये कहते हुए कि ईरान से खतरा है। अभी वो दोबारा आए हैं, और अभी जब वो आए हैं तो आज ही के दिन इजराइल ने कम से कम 35 फिलिस्तीनी सिविलियंस को बम्बार्डमेंट में मारा। और ये देखिए, देर अल बला जो जगह है, जो सेंट्रल गाजा में है, वहां पर इजराइल ने अटैक किया, जहां पर डिस्प्लेस्ड लोग ऑलरेडी टेंट में रह रहे हैं। और जो इजराइल ने जो एक नई लिमिट सेट की है कि 11 किलोमीटर की रेंज ही सेफ जोन है। ये अलग बात है कि पहले जो भी सेफ जोन इजराइल चिन्हित करता था, वहां पर बम्बार्डमेंट होता था, लेकिन अब तो उसने जो सो कॉल्ड सेफ जोन है, वो केवल 11 किलोमीटर उसने देर अल बला के आसपास चिन्हित कर दी है। इस 11 किलोमीटर में 1 मिलियन यानी 10 लाख लोग इस 11 किलोमीटर में ढकेले गए। और रेजिस्टेंस जो है, फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस, उसकी जो नई टैक्टिक्स है, वो भी इसके हिसाब से है कि इजराइल अगर ये कर रहा है और उसने इस तरीके से एक 11 किलोमीटर के स्ट्रेच में 1 मिलियन लोगों को उसने वो फंसाना चाहता है, तो फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस भी उसी के अगल बगल जो आईडीएफ फोर्सेज हैं उनका सफाया कर रही है। यानी देर अल बला के लेफ्ट और राइट में, नॉर्थ और साउथ में जो भी आईडीएफ फोर्सेज हैं, और ये जो पूरा जो ये जो घटना घटी है, जो अल जैतून में आइलीन मस्जिद है, वहां पर जो 2 इजरायली ऑफिसर्स मारे गए, और कम से कम जो बाकी जो इजरायली जो फोर्स थी, बैकअप फोर्स थी 11 लोगों की, वो घायल हो गई बुरी तरह। और उसमें भी देखिए वही बात है, जो लगातार एक नया तरीका रेजिस्टेंस का बनता चला जा रहा है कि पहले एक्सप्लोजिव्स को एक्सप्लोड करो और उसके बाद मशीन गनों से लोहा लो। ये पूरी जो परिस्थिति है, इसका एक और देखिए एक्सटेंशन हम वेस्ट बैंक में भी देखते हैं, जहां पर आज कम से कम 12 हमले फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस ने किए। और जेनिन में जहां पर 2 बड़े फाइटर फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस के आज एक इजरायली ड्रोन स्ट्राइक में मारे गए, रफा दवासी और अबू ओरा। और रफा दवासी और अबू ओरा वो लोग हैं जिन्होंने पिछले 27 जून को, 23 जुलाई को और 11 अगस्त को तीन बड़ी घटनाएं जेनिन में जो वारदातें हुई थी। 27 जून की जो वारदात थी, वो जो मर्ज अमेर में हुई थी, जिसमें पूरा एक जो उसका वीडियो आया था, उस समय मैंने दिखाया भी था कि कैसे कुछ एक्सप्लोजन्स करके आईडीएफ की फोर्सेस को एक जगह लाया गया, उसके बाद वहां पर दूसरा एक्सप्लोजन किया गया, और उसके बाद एक बड़ा कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन था, क्योंकि उसमें क्या था कि एक बार इजरायली फोर्स आई, वहां एक्सप्लोजन हुआ। अब ये उसमें चैलेंज था 27 जून वाले ऑपरेशन में कि जो दूसरी इजरायली फोर्स है उसको कैसे बुलाया जाए, जब एक को आप एक जो है ऑलरेडी एक्सप्लोजन आप कर चुके हैं। तो उन्होंने जो तरीका निकाला, कुछ यूथ्स को मोलोटोव कॉकटेल के साथ भेजा, और मोलोटोव कॉकटेल उन यूथ्स ने, जो दूसरी इजरायली फोर्स थी जो थोड़ी दूरी पे थी और पहला एक्सप्लोजन देख चुकी थी, उनके ऊपर मोलोटोव कॉकटेल उन्होंने मारने शुरू किए 2 तरफ से, एक तो आगे से पीछे से। फिर पीछे सारे लड़के पीछे चले गए। जब सारे लड़के पीछे चले गए और वहां पर जब इजरायली फोर्सेस ने देखा कि वहां पर वो ब्लॉक हो चुकी हैं, और उनको यह लगने लगा कि हमारे पीछे एक एक्सप्लोजिव है, इस तरीके का पूरा एक उन्होंने इल्यूजन क्रिएट किया, इस तरह की स्थिति कि वहां पर पीछे भी एक एक्सप्लोजिव हो सकता है, वहां पर लड़के इकट्ठा हो रहे हैं, हमको उधर पीछे की तरफ हमको ड्रॉ करना चाहते, लेकिन वो एक्चुअली आगे की तरफ ड्रॉ करना चाह रहे थे। और
ये देखिए साइकोलॉजिकल गेम में इजरायली फोर्सेज जब आगे की तरफ बढ़ी तो उसी स्पॉट पे पहुंच गए जहां पहला एक्सप्लोजन हुआ था और वो भी एक्सप्लोड कर गई। तो ये देखिए जो 27 जून का मर्ज अमेर का जो इंसिडेंट था जिसको रफा दवासी और अबू ओरा ने अंजाम दिया था, आज दोनों की शहादत हुई। उसके बाद इन्हीं लोगों ने 23 जुलाई को और एक जो एक बड़ी घटना अल मुताली में हुई थी जहां पर 4 इजरायली सोल्जर्स मारे गए थे, वो भी इन्हीं लोगों ने अंजाम उसको दिया था। और उसके बाद 11 अगस्त को जो एक नाइफ अटैक हुआ था सेटलर्स पे और उसमें दो सेटलर्स मारे गए थे। पहले नाइफ अटैक हुआ, उसके बाद उसमें गोली चली जिसमें 2 सेटलर्स मारे गए थे, वो भी इन्हीं लोगों की पूरी प्लानिंग थी। तो इनको तो देखिए इजराइल ने मार गिराया, लेकिन उसके साथ जो हुआ या ये दोनों शहीद हुए, लेकिन इनका जो फ्यूनरल प्रोसेशन था उसमें पैलेस्टीनियन अथॉरिटी के लोग जो अभी तक इजराइल का साथ दे रहे थे वो फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस के साथ वो खुल के सामने आ गए। देखिए ये एक बड़ी उपलब्धि, इस तरह की उपलब्धि को हम कम करके नहीं आ सकते क्योंकि इस तरह की उपलब्धियों में एक कहानी छुपी होती है। और ये कहानी देखिए शहादत की, बहादुरी के बाद जो उसके ऊपर की जो पूरी राजनीति होती है कैसे, क्योंकि ये देखिए किसी भी रेवोल्यूशनरी आंदोलन ने जो चीज़ फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस फेस कर रही है वो शायद फेस नहीं किया है। और वो क्या चीज़ है? वो ये है कि आपको साइमल्टेनियसली इजराइल से लड़ना है और कुछ हद तक आपको पैलेस्टीनियन अथॉरिटी से भी, यानी जो आपके लोग हैं उनसे भी आपको लड़ना है, जो पूरी तरह से हम गद्दारी उसको कह सकते हैं, लेकिन उसमें बहुत सारे ऐसे यूथ्स हैं जिनकी आर्थिक स्थिति जुड़ी हुई है पैलेस्टीनियन अथॉरिटी से, उनके परिवार चल रहे हैं कई सालों से, कई दशकों से, 93 ऑस्लो अकॉर्ड्स के बाद से। उनके लिए छोड़ना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन उनको धीरे धीरे किस तरीके से उनको वो छोड़ के उनको नए रास्ते पे फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस उनको ला रहा है, ये देखिए एक बड़ी कामयाबी है। तो 2 आज जो शहीद हुए। अच्छा ये देखिए इसके बाद जेनिन में एक और बड़ी घटना हुई। आज जब ये दोनों शहीद हुए तो उसके बाद फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस के फाइटर ने एक सेटलर एक हैमर लेके जा रहा था और ये जो जगह हुई ये जेनिन नहीं, सॉरी, ये जीत कलकलिया में जो कल सेटलर्स ने हमला किया था जिसमें पूरे फिलिस्तीनी गांव को जला दिया था, उस हमले से थोड़ी ही दूर पे जो एक सेटलर उन 100 सेटलर्स में था जिन्होंने जीत विलेज पे हमला किया था, जहां एक फिलिस्तीनी मारा भी गया था, एक फिलिस्तीनी सिविलियन, और बाकी उन लोगों ने आग लगाई थी और व्हीकल्स में भी आग लगाई थी। तो आज जो देखिए जो आज हमला हुआ उसमें से एक सेटलर वो कुछ एग्रेसिव टाइप का था, वो हैमर लेके चलता था, उसका नाम ही था स्लेज हैमर। और उसी जीत कलकलिया के जो कल की घटना में वो इन्वॉल्व था, वो एक दूसरी जगह जा रहा था, उसका पीछा किया। वो लंबा चौड़ा आदमी था, करीब 6 फुट 4 इंच का, और एक 5 फीट 5 इंच के फिलिस्तीनी ने उसके ऊपर कूद के, लिटरली मैं बता रहा हूं आपको, एक जैसे मंकी स्टाइल में, गुरिल्ला स्टाइल में कूद के उसने उसका हैमर छीन लिया। और हैमर छीनने के बाद उसने उसके सर पे जो वार किया है, पूरा सर खुल गया, पूरा उसका वीडियो आया है, पूरा सर खुल गया। और देखिए ये ज़रूरी है बताना डिटेल में, क्योंकि लोग मुझसे कहते हैं कि आप इतना डिटेल में बताते हैं। हमने कहा कि और इससे जो है वो वायलेंस ग्लोरीफाई होता है। हमने कहा नहीं, वायलेंस ग्लोरीफाई तब होता है जब एक जो ऑप्रेसर है, जो एक जालिम है, वो जब गरीबों को मारता है या मजलूमों को मारता है और उसका जो मीडिया बखान करता है, वो होता है वायलेंस को ग्लोरीफाई करना। जब एक मजलूम एक अपने सेल्फ डिफेंस में, अपने को बचाने के लिए और जुल्म का राज खत्म करने के लिए हथियार उठाता है, तो वो कहीं से भी वायलेंस को ग्लोरीफाई नहीं कर रहा होता है, वो विधि का विधान निभा रहा होता है, वो भगवान का, अल्लाह का हुक्म निभा रहा होता है। ये जो देखिए बात है, ये जो इंपॉर्टेंट फर्क है, जो हमारे कई मित्र भूल जाते हैं, उसको बार बार बताना जरूरी है। तो देखिए जो स्लेज हैमर से ये जो 5 फीट 5 का जो फिलिस्तीनी था, उसने एक लंबे चौड़े इजरायली को, मतलब ये आप देखिए डेविड और गोलियात की लड़ाई। अच्छा, डेविड और गोलियात की जो एंशिएंट कहानी है, उसमें डेविड नाटा था, छोटा था, वो इजरायली था, जू था। गोलियात जो है उसको लोग फिलिस्तीनियन कहते हैं, कि उस समय जो फिलिस्तीनियन थे वो आज के फिलिस्तीनियन नहीं, लेकिन जो कहानी की बात है, तो ये इसने जो है डेविड ने गोलियात को हरा दिया, वो गुलेल मार के। और गुलेल की लड़ाई
आज कौन कर रहा है? फिलिस्तीनी युवा कर रहे हैं। फिलिस्तीनी युवा गुलेल की लड़ाई कर रहे हैं। गुलेल से मतलब अभी फर्स्ट इंतिफादा, अब नहीं, लेकिन फर्स्ट इंतिफादा, सेकंड इंतिफादा में गुलेल, आपको याद होगा, पूरा गुलेल ऐसे ऐसे चला के और वो गुलेल चलाते थे, और उससे बहुत लंबे समय तक फर्स्ट और सेकंड इंतिफादा जो हुआ था वो उसमें ये टैक्टिक्स यूज की गई थी। तो डेविड की लेगेसी आज कौन निभा रहा है? फिलिस्तीनी निभा रहे हैं। गोलियात जिसको आप फिलिस्तीनी कहते हो, उसकी लेगेसी कौन निभा रहा है? इजरायली निभा रहा है, क्योंकि गोलियात लंबा चौड़ा था, डेविड नाटा था। आज भी देखिए जो घटना हुई, देखिए इतिहास से कैसे जोड़ा जाता है। आज जो घटना हुई उसमें 6 फीट 4 इंच का इजरायली और 5 फीट 5 इंच का फिलिस्तीनी, और 5 फीट 5 इंच के फिलिस्तीनी को 5 फीट के फिलिस्तीनी ने, आप उसकी ताकत का अंदाजा करिए, उसने एक बड़ा सा स्लेज हैमर उठा के, जो 6 फीटा आदमी लेके चलता था, उसने उसी की खोपड़ी खोल दी पूरी तरीके से। उसके बाद देखिए जो आज नाब्लिस में हुआ, नाब्लिस में फिर देखिए जो लगातार आईडीएफ कोशिश कर रहा है कि वहां पर वेस्ट बैंक के रेजिस्टेंस को खत्म किया जाए। उसने ये आइडेंटिफाई कर लिया कि जेनिन, नाब्लिस, ट्यूबस, ये 3 ऐसी जगह हैं जहां पर हमें किसी भी हालत में हमको रेजिस्टेंस को काबू में लाना है, क्योंकि अगर ये नहीं काबू में आए तो नॉर्थ जो वेस्ट बैंक है वो तो पूरी तरह से इजराइल के हाथों से चला गया। वो मैं आपको बता चुका हूं, लिबरेटेड जोन वहां बन चुके हैं। तो आज भी देखिए नाब्लिस में आज कम से कम एक स्टेल्थ अटैक हुआ, जिसमें करीब 15 आईडीएफ के सोल्जर्स वो फिलिस्तीनी वेश में वो एक गांव में घुसे। उन गांव वालों को उन्होंने इस रूप में जताया जैसे वो फिलिस्तीनी फाइटर्स हैं। अच्छा, बहुत सारे फिलिस्तीनी फाइटर्स वो अंडरग्राउंड हैं, तो ऑब्वियसली उनसे भाई सब लोग जो फिलिस्तीन कोई बहुत बड़ी जगह नहीं है, सब लोग सबसे परिचित है, लेकिन इस मामले में सब लोग सबसे परिचित होना, सबका सबसे परिचित होना संभव नहीं। तो उन लोगों ने, गांव वालों ने कन्विंस कर लिया, उनको खाना खिलाया, और उसके बाद उनकी प्लानिंग थी वहां पर मैसाकर करने की। लेकिन यहीं पर देखिए एक फिलिस्तीनी दिमाग, आप देखिए एक फिलिस्तीनी जो वहां पर लड़का था उसको शक हो गया, पता नहीं क्यों शक हुआ, और वो लड़का भी 20-22 साल का था। उसने उनसे हिब्रू में कुछ पूछ लिया, कैसे हो या ये हिब्रू में, और उन लोगों ने जवाब दे दिया हिब्रू में, जैसे एकदम तड़ से। भाई वो जो 11 लोग थे उनसे पूछा उसने कुछ हिब्रू में, कैसे हो, कहाँ जाना है। उसने उनको कुछ शैलोम या कुछ इस तरह से उनको हिब्रू में उसने जवाब दे दिया। जैसे ही हिब्रू में जवाब दिया वैसे ही वो चिल्लाने लगा। उसने कहा ये इजरायली है। गांव वालों ने सुना कि ये इजरायली हैं, वो लोग अपना जो भी उनको हथियार मिला वो लेके वो दौड़ पड़े। ये जो 11 इजरायली थे या 12 इजरायली थे, संख्या अभी एग्जैक्ट नहीं पता, ये लोग जो हैं अपनी जान बचा के भागे, क्योंकि इनके पास उस तरह के हथियार नहीं थे, क्योंकि ये भाई एक स्टेल्थ मिशन में गए थे, इन्फिल्ट्रेट करने गए थे फिलिस्तीनी रैंक्स को, और हो सकता है गांव में कुछ कत्लेआम करते, लेकिन इनके पास धारदार चाकुएं थी, इनके पास डैगर्स थे, इनके पास ये थे, लेकिन इनके पास गन्स नहीं थी। एक जगह इनका एक सेफ कैंप था जहां पर कुछ लोग वेट कर रहे थे इनको, तो वहां की तरफ ये लोग भागे। लेकिन वहां पर फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस, मतलब फिलिस्तीनी सिविलियंस ने, जो इस गांव के थे नाब्लिस के, उन्होंने ऑलरेडी शोर मचा दिया था, तो दूसरे गांव से उस जगह लोग पहुंच गए, तो वहां से भी वो भागे। अब ये 11 लोग जाएं तो कहां जाएं, ये चारों तरफ से घिर चुके थे। और उस पूरी परिस्थिति में उसके बाद फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस के फाइटर्स आए, उन्होंने गोली चलाई, और कम से कम 7 जो इजरायली सोल्जर्स हैं वो वहीं गिर गए। बाकी 4 जो हैं उनको वापस भेज दिया कि जाके तुम मैसेज दो, और उन चारों के हाथों इन 7 का जो हेलमेट है, या मतलब जो इनके पास एक बाद में निकला कि इनके पास वो जो एक छोटे हेलमेट, में गलत कह गया, इनके पास जो कुछ जो इनके जो हथियार थे, चाकू थे या कुछ इस तरह की चीज़ें, वो उनको दी गई कि जाके अपने सुपीरियर्स को दिखाओ कि किसी भी जो ऐसी साजिश, किसी भी ऐसी साजिश का हम माकूल जवाब देते हैं। ये देखिए गाज़ा में भी घटना हुई। उसके बाद जैसे मैंने बताया 10 इजरायली जो हैं गाज़ा में हताहत हुए, आज भी वही यूनिवर्सिटी कॉलेज। उसके बाद जो अल जैतून में हुआ, उसके बाद नाब्लिस में देखिए 7 इजरायली मारे गए। देखिए 17 ऑलरेडी ये फिगर हो गई है, और ये 31 जुलाई के बाद से आप जोड़ते जाइए, लगातार इजरायली जो सैनिकों के हताहत होने की संख्या बढ़ती जा रही है। अब आप देखिए कि हिजबुल्लाह फ्रंट पे
हिजबुल्लाह फ्रंट पे क्या हुआ कि हिजबुल्लाह ने आज वही बेत हिलेल पे फिर से हमला किया। एक जो वादी कुफर जो कल जिस पे इजराइल ने हमला किया था, आज उसने फिर लेबनान के सिविलियन एरियाज पे उसने हमला किया। लेकिन आज हिजबुल्लाह ने कम से कम 11 तरफ से अलग डायरेक्शन से मार की। मतलब जो अगर आप देखिए तो जो आज हिजबुल्लाह ने किया है उसमें आप इजरायली पोजीशंस के आगे एक मतलब जैसे इजराइल है, इजराइल लेबनान बॉर्डर है, तो एक रफ सेमी सर्कल वहां पर एक बनता है। उस रफ सेमी सर्कल को केंद्रित करके हिजबुल्लाह ने लगातार वहां पर मार की। और वो जो सेमी सर्कल है वो इस तरीके का है। अच्छा, वो देखिए इसमें भी एक खास दिमाग लगता है, जो मतलब एक जो योद्धा का दिमाग होता है वही इस चीज को समझ सकता है। उस सेमी सर्कल में जो इजरायलीज का है वहां एक डिसएडवांटेज है, मिलिट्री डिसएडवांटेज इजरायलीज को है, क्योंकि उसके कुछ एरियाज जो है वो नीचे हैं, हाइट में कम है। तो इसलिए अगर एक जगह उसके बगल के एरिया जो थोड़ा एलिवेटेड है वहां पर अगर हथियारों से मारा, उधर से लेबनान से रॉकेट्स आए, अगर वो मिस किए तो वो दूसरे एरिया में चले जाएंगे। इस चीज को इजरायलीज बहुत दिनों से एड्रेस करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनको ये उम्मीद नहीं थी कि हिजबुल्लाह इस तरह की जो बारीक चीजें हैं वो निकाल लेगा। और हिजबुल्लाह तो बारीक चीजें निकालने में माहिर है, उसने निकाल ली और उसने इसी तरीके से मारा, और उसकी वजह से इजराइल का बहुत नुकसान हुआ। कल भी देखिए जो आग लगी थी एलियत हशार में, उसके बाद आज इन इलाकों में भी कम से कम 2 इलाकों में भयंकर आग, ये मतलब आग के वो हवाले हो गए जो अभी तक बुझाई नहीं जा सकती। कितना मतलब हमने आपसे कुछ दिन पहले कहा था कि जैसे 51,000 फुटबॉल फील्ड्स उसके बराबर एरिया जो है हिजबुल्लाह ने आग के हवाले कर दिया है ना। और आज जो है फिर से आप उसमें कम से कम 12 या 15 फुटबॉल फील्ड्स और ऐड कर लीजिए। मतलब आप देखिए कि आप नंबर्स देखिए, इजराइल तो कभी कहीं नहीं पाया है कि हिजबुल्लाह की 1 इंच पे हमने आग लगाई हो। उसने जहां जहां मारा है वो खुले इलाके हैं, जंगल हैं, जहां पर आग लगी हिजबुल्लाह के फायर फाइटर्स ने आराम से आग बुझा दी, कोई समस्या नहीं। तो आप बताइए कि इस पूरी परिस्थितियों में जीत किसकी हो रही है, हार किसकी हो रही है। अच्छा, अब देखिए एक और बड़ी घटना। एक नेतन्याहू का घर है, एक जगह है इजराइल में, उसका नाम है सिजेरेनिया। अब सिजेरेनिया क्यों नाम है उसका? क्योंकि जूलियस सीजर रोम का तानाशाह था। जूलियस सीजर का नाम आपने सुना होगा। नेतन्याहू ने अपने लिए एक इजराइल के एक मतलब तेल अवीव के पास ही एक बड़ा सीनिक स्पॉट है, और वहां से आप मतलब वो उसको कहते हैं कि वो जैसे अंबानीज का एंटेला है वैसे ही नेतन्याहू का सिजेरेनिया है। तो सिजेरेनिया जो जगह है वहां पर नेतन्याहू का वो एक तरह से रिट्रीट है। एक तो ऑफिशियल घर है उसका एज अ प्राइम मिनिस्टर तेल अवीव में, जेरूसलम में उसका एक और है एज अ प्राइम मिनिस्टर, ये उसका प्राइवेट घर है सिजेरेनिया। और यहाँ वो कई बार गुपचुप तरीके से आता है, स्पेशली जब उसको विशेष खतरा होता है। लेकिन आज क्या हुआ, आज हिजबुल्लाह ने उसको फोटोग्राफ कर लिया। हिजबुल्लाह ने उसके उस सिजेरेनिया घर को फोटोग्राफ कर लिया, बाकायदा उसकी फोटो आ गई। और ये नेतन्याहू के लिए बहुत ही खतरनाक बात है, क्योंकि इससे एक और चीज जुड़ी है, वो ये है कि क्या ईरान सीधे नेतन्याहू को मारने वाला है? क्या सीधे ईरान नेतन्याहू को मारने वाला है? क्या इस तरह की प्लानिंग हो रही है? क्या ईरान हिजबुल्लाह के थ्रू या डायरेक्टली हिजबुल्लाह फायर करे उसके सिजेरेनिया घर में? क्योंकि देखिए मल्टी प्रोंग्ड अटैक होगा, सिजेरेनिया पे हमला हो सकता है, उसके अगल बगल की 2-3 डिफेंस फैसिलिटीज वहां हमला हो सकता है, और जरूरी नहीं कि नेतन्याहू वहां हो, लेकिन जब वहां हमला होगा तो नेतन्याहू के कुछ लोग या नेतन्याहू खुद जरूर उसके आसपास जाने की कोशिश करेगा। अगर वो किसी बंकर में भी बैठा है, या तो वो किसी बंकर में बैठा है तो फिर बंकर में ही बैठा रहेगा, कई दिनों तक बैठा रहेगा, फिर इजराइल का पॉलिटिकल सिस्टम कोलैप्स कर जाएगा। और अगर बंकर में वो नहीं बैठा है और अगर उसने वाकई उस तरफ मूव करने की कोशिश की तो उसका मूवमेंट ट्रैक हो जाएगा। ये देखिए ईरान और हिजबुल्लाह की ये सुप्रीम प्लानिंग है, इसमें हमास भी इन्वॉल्व है। और इस नोट पे मैं आज का प्रसारण समाप्त करता हूं। कल फिर आपके सामने हाजिर होऊंगा। धन्यवाद साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद।